अपन पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। पादप जगत को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, पिक्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। पिक्टोगेम्स यानी अपुष्पोद्भिद और फेनेरोगेम्स मतलब पुष्पोद्भिद। पिक्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद जिसके अंतर्गत पुष्प, फल और बीज नहीं बनते हैं, उसके अंतर्गत अपन ने रखा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर हमने डिवाइड किया था तीन भागों में, कवक, बैक्टीरिया और शैवाल। अब फेनेरोगेम्स मतलब जिसके अंतर्गत पुष्प, फल और बीज बनते हैं, उसे अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब इसके आगे अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा और आवृत बीज के अंतर्गत आने वाले बीजी। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस प्लस स्पर्मा से मिलकर बना हुआ है। जिम्नोस का अर्थ है नग्न यानी नग्न और सीड यानी बीज। जो नग्न बीज होते हैं उन्हें अनावृत बीजी के अंतर्गत रखा गया। अनावृत मतलब जिसके अंतर्गत कोई आवरण नहीं है, उसे रखा गया अनावृत बीजी के अंतर्गत। अनावृत बीजी का मतलब बीज या पौधों का भाग संघ जिसके अंतर्गत वो पौधे आते हैं जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता। अनावृत बीजी के अंतर्गत जिसके अंतर्गत बीज तो बनते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनावृत बीजी के अंतर्गत। जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी। इन पौधों में बीजाणु तथा में विकसित बीज किसी भित्ति या गोल या फल में बंद नहीं होते हैं। जो इसके अंतर्गत जो प्लांट होंगे, जो बीज होंगे, वो किसी आवरण के अंतर्गत नहीं होंगे, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाएगा। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफेस्टस ने किया था। थियोफेस्टस कौन था? फादर ऑफ बॉटनी, जो वनस्पति विज्ञान के जनक थे, थियोफेस्टस। उन्होंने जिम्नोस्पर्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उन्होंने असुरक्षित बीजों वाले पौधों के लिए जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग किया था। प्लांट विथ अनप्रोटेक्टेड सीड मतलब उन बीजों के लिए, असुरक्षित बीजों के लिए इन्होंने, थियोफेस्टस ने जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसके अंतर्गत अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, जिसके अंतर्गत फल का निर्माण नहीं होता है। जो जिम्नोस्पर्म होंगे, जो अनावृत बीजी होंगे, उसके अंतर्गत अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है और उसके अंतर्गत फल का निर्माण नहीं होता है। इसके अंतर्गत फल नहीं बनेगा। गोबेल ने इन पौधों को अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स कहा। गोबेल ने इन पौधों को अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स कहा। फेनेरोगेम्स अपन ने किसे कहा था? जिसके अंतर्गत पुष्प, फल, बीज तो बनते हैं, उसे अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं, ये टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। ये टेरिडोफाइटा और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के बीज का समूह है। साइकस, गिंगो बाइलोबा और सिक्वेला नामक पौधे को जीवित जीवाश्म कहा गया। इसके लक्षण अभी अपन ने देखा, साइकस, सिक्वेला, गिंगो बिलाई को जीवित जीवाश्म के रूप में कहा जाता है क्योंकि ये पौधे कम मात्रा में मिलते हैं और जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अब इनके लक्षण, प्राय ये बहुवर्षीय तथा काष्ठीय होते हैं। जो अनावृत बीजी होते हैं वो बहुवर्षीय और काष्ठीय प्रकार के होते हैं। ये मरुद्वीय स्वभाव के होते हैं, जिनमें रंध्र पत्ती में धसे होते हैं तथा बाह्य त्वचा पर, उप त्वचा पर परत चढ़ी होती है। ये इनका जो स्वभाव होता है वो मरुद्भिद होता है, मतलब ये कम पानी में उगने वाले तथा रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं।
इनका स्वभाव मरुद्वीप प्रकार का होता है। इनमें जाइलम उत्तक में वाहनिया, इनके जो जाइलम उत्तक होते हैं उनमें वाहनिया का अभाव होता है तथा फ्लोएम उत्तक में सहकोशियों का अभाव होता है, सहकोशिका नहीं होती है। इनमें जननांग प्राय एक लिंगी, शंकु या स्टोप्लिस प्रकार का पाया जाता है। जो अनावृत बीजी होंगे उसके अंदर जननांग प्राय एक लिंगी, शंकु या स्टोप्लिस प्रकार के होते हैं। जो नर शंकु बहुत से सूक्ष्म बीजाणु पर्वों से मिलकर बने होते हैं तथा जो मादा शंकु होते हैं वो अनेक महाबीजाणु पर्वों से मिलकर बने होते हैं। बीजांड ऋजु प्रकार का होता है, वह एक अद्यावरणी प्रकार का होता है। और जो अनावृत बीजी होते हैं उसके अंतर्गत जो परागण पाया जाता है वह इसके अंतर्गत परागण वायु के द्वारा होता है। जो अनावृत बीजी होते हैं उसके अंतर्गत जो परागण पाया जाता है वो वायु के द्वारा होता है। इसमें द्वि निषेचन नहीं होता है, इनके अंतर्गत द्वि निषेचन नहीं होता है और इसके अंतर्गत निषेचन के लिए जल की भी आवश्यकता नहीं होती है। साधारणतः बहुपूर्णता पाई जाती है, इसके अंतर्गत बहुपूर्णता पाई जाती है। जो अनावृत बीजी होते हैं उसके अंतर्गत बहुपूर्णता पाई जाती है, परंतु एक परिपक्व बीज में ही केवल एक भ्रूण विकसित होता है। जो एक परिपक्व बीज होगा उसके अंतर्गत केवल एक ही भ्रूण विकसित होगा और शेष बाकी नष्ट हो जाएंगे। इसके अंतर्गत बहुपूर्णता तो पाई जाती है, लेकिन जो एक परिपक्व बीज होगा उसी के अंतर्गत एक भ्रूण बनेगा, बाकी सारे शेष नष्ट हो जाएंगे। भ्रूणपोष अगुणित प्रकार का होता है, इसका निर्माण निषेचन से पूरी होता है। जिसका भ्रूणपोष होता है वह अगुणित प्रकार का होता है और इसका निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। युग्मोद्भिद पीढ़ी बहुत कम विकसित होती है और ये बीजाणुभिद पीढ़ी पर निर्भर करता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं, वह युग्मोद्भिद पीढ़ी इसके अंतर्गत कम विकसित होती है और बीजाणुभिद पीढ़ी पर ही निर्भर करते हैं। अब इसके अंतर्गत अनुकूलन पाए जाते हैं। बीजों का उत्पन्न होना एक विशेष अनुकूलन है। जो अनावृत बीजी होते हैं उसके अंतर्गत बीजों का होना, बीजों का निर्माण होना एक विशेष अनुकूलन है। बीज भ्रूण में सुरक्षित रहते हैं और उन पर एक प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो इनके बीज होते हैं वो एक भ्रूण सुरक्षित रखते हैं और इसके अंतर्गत वातावरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी अपन ने देखा था परागकरण वायु के द्वारा होता है, निषेचन क्रिया में जल की आवश्यकता नहीं होती है। जो इनका परागकरण होगा वो वायु के द्वारा होगा और निषेचन के लिए, जो फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, बिना जल के भी निषेचन हो सकता है। अब इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व, क्या क्या इसके आर्थिक महत्व है जिम्नोस्पर्म के, अनावृत बीजी के। फर्स्ट है खाने के रूप में। अभी अपन ने देखा था साइकस, खाने के रूप में साइकस के तने से स्टार्च निकलता है जिससे साबूदाना बनाया जाता है। जो साइकस होता है उसके तने से स्टार्च निकलता है जिससे साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम भी कहा जाता है। साइकस को क्या कहा जाता है? सागो पाम। इसका उपयोग फर्नीचर के रूप में भी किया जाता है। जो इसकी लकड़ी प्राप्त होती है उससे फर्नीचर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे देवदार, चीड़ आदि। वाष्पीय तेल बनाने के रूप में, वाष्पीय तेल बनाने के रूप में तारपीन का तेल ये चिड़ से प्राप्त किया जाता है। जो तारपीन का तेल होता है, तारपीन का तेल होता है वो चिड़ से प्राप्त किया जाता है। टेनिन चमड़ा शाही बनाने के उपयोग भी किया जाता है। जो टेनिन होता है चमड़ा वह शाही बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इफ्रीडिन नामक औषधि, जो इफ्रीडिन नामक औषधि है वो इफ्रीडा नामक प्लांट से प्राप्त की जाती है, जो एक एल्कोलॉइड है। इसका उपयोग दमा, खांसी के रोगों के रूप में किया जाता है। ये इनके अपन इंपोर्टेंस देखिए कि किस किस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। खाने के रूप में, फर्नीचर बनाने के, वाष्प तेल बनाने में, चमड़ा शाही के रूप में और औषधि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक